दोस्तों हमारी लास्ट वीडियो में हमारा क्वेश्चन था द स्टेबिलिटी ऑर्डर इन कंपाउंड ए बी सी डी। हमारे पास चार कंपाउंड थे ए बी सी डी, हमें इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। लेकिन इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, हाइपर कंजुगेशन। जिसके भी जितने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर या हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर जितने ज़्यादा बनेंगे, मोर द हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर हैंस द मोर द स्टेबिलिटी, उसकी इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो हम इसके हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर हम इसके देखेंगे। वो क्या होता है कि जो अनसैचुरेटेड सिस्टम होता है, अनसैचुरेटेड सिस्टम के एडजेसेंट वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन जितने होंगे उसमें +1 करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन +1 उतने उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर बनेंगे और वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हम पहले मॉलिक्यूल पे देखते हैं। हमारे पास एक अनसैचुरेटेड सिस्टम है C≡C। ये सिस्टम हमारे पास अनसैचुरेटेड सिस्टम है। इसके एडजेसेंट कार्बन कौन कौन से हैं, एक ये कार्बन, 2 3 4। केवल इन्हीं पे जितना हाइड्रोजन होंगे इनको हम नहीं लेंगे क्योंकि ये बीटा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन जितने भी हैं 4 हैं, इन पे हम काउंट करते हैं। इस पे 2 हैं, 2 हैं, 2 2, यानी कि 4 8। इसके पास टोटल हाइड्रोजन 8 हैं। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 8। अब हम ये वाले को देखेंगे। इस पे ये अनसैचुरेटेड सिस्टम है। इस पे 2 हाइड्रोजन, 2 2 4 5 6 7 8 9, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, को इस वाले मॉलिक्यूल कितने हैं, 9। यहाँ पे 9 है। अब हम अगले मॉलिक्यूल में बढ़ते हैं। अनसैचुरेटेड सिस्टम, 2 3 2 5 5 5 6 10, यानी अल्फा हाइड्रोजन 10 है। अगले मॉलिक्यूल में हम देखते हैं अनसैचुरेटेड सिस्टम, 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 9, यानी 11, यानी अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 11 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हैं। अब टोटल अल्फा हाइड्रोजन इसमें 11 है, 11 + 1 यानी 12 स्ट्रक्चर इसके बनेंगे। 9 + 1 10 स्ट्रक्चर इसके बनेंगे। 10 + 1 11 इसके बनेंगे और 8 + 1 9 इसके बनेंगे। तो सबसे ज़्यादा किसके बन रहे हैं, डी के, फिर सी बी ए, डी सी बी ए। हमारा पहले ऑप्शन में ही डी सी बी ए है, तो इसका राइट आंसर होगा डी सी बी ए। स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका डी सी बी ए होगा। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कोवलेंट बॉन्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस किया था। तो आज हम उसी में आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। यानी कि दो जब बॉन्डेड एटम होते हैं उनके जो सेंटर होते हैं, उनके दोनों के जो सेंटर होते हैं उससे जो डिस्टेंस होती है वही इसकी क्या कहलाती है, बॉन्ड लेंथ कहलाती है। और ठीक सेंटर पे इनके इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी दोनों की जो म्यूचुअल शेयरिंग होती है तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। हमने ये पढ़ा हुआ था कि म्यूचुअल शेयरिंग जब होती है इलेक्ट्रॉन्स की दोनों एटम के बीच में तो एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे भी जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा जिन ये एटमों के, तो इनके जो सेंटर होंगे इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो बॉन्ड लेंथ कहलाएगी। यानी कि इन दोनों के बीच में, दोनों का जो सेंटर है इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये बॉन्ड लेंथ है। यानी कि जो दो एटम हैं, दो एटम अगर बॉन्डिंग करते हैं तो उसके बाद इनके जो सेंटर हैं, ये दोनों के सेंटर हैं, इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, इनकी बॉन्ड लेंथ होगी। अब हम आगे पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, यानी कि बॉन्ड लेंथ को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं। ये बॉन्ड लेंथ है कम ज़्यादा किस तरीके से होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटॉमिक साइज। तो देखो एटॉमिक साइज क्या होता है, किसी एटम का साइज होता है कि यानी उसकी जो न्यूक्लियस है उससे उसका आउटर मोस्ट सेल कितनी दूरी पे है, ये उसका साइज डिसाइड करता है कि एटम का साइज इससे डिस्क्राइब होता है। एटॉमिक साइज को हम देखेंगे, लार्ज द एटॉमिक साइज लॉन्गर द बॉन्ड लेंथ, यानी कि जितना बड़ा एटॉमिक साइज होगा उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, बॉन्ड लेंथ होगी। यानी एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं। हम देखते हैं कि एक एटम का साइज अगर वो छोटा है और उसके साथ में दूसरा एटम भी छोटा है, अगर ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में, तो ये कुछ इस तरीके की बॉन्डिंग करते हैं।
यहाँ पे इस तरह की बॉन्डिंग करते हैं, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो इनकी बॉन्ड लेंथ शो करेगा। अगर हम यही एटॉमिक साइज यानी बड़े एटॉमिक साइज के ऑर्बिटल ले लेते हैं, यानी बड़े एटम ले लेते हैं, अगर हम बॉन्डिंग में, अगर हम इनको अगर बॉन्डिंग में कराते हैं तो एक ये एटम होगा, दूसरा एटम इसके साथ शेयरिंग करके बनेगा, और इनकी जो सेंटर से डिस्टेंस होगी बॉन्ड लेंथ की वो ज़्यादा होगी, यानी इसकी अपेक्षा ज़्यादा होगी। अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड लेंथ को कैसे प्रभावित करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैद्युत ऋणात्मकता, ये क्या होती है? वैद्युत ऋणात्मकता होती है द पावर ऑफ attracting the shared pair of electron towards itself is called electronegativity। क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? जब दो एटम आपस में बॉन्डिंग करते हैं उसमें से जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यानी वैद्युत ऋणात्मक, यानी जिसकी अट्रैक्टिंग पावर ज़्यादा होगी, और जो शेयर्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको अपनी ओर को ज़्यादा खींच सकता है, तो वो क्या कहलाएगी? उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाएगी। और इसको हम यहाँ पे इसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इस बॉन्ड लेंथ पे, हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विच बॉन्डेड टू कार्बन एटम, यानी कार्बन एटम से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लोअर द बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ को क्या कर देता है? कम कर देता है। यानी कि अगर किसी भी कार्बन की चेन में अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है तो उन दोनों के बीच की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसका कारण क्या है? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, जो बीच में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे शेयर्ड पेयर के, वो अपनी ओर को खींचता है उसे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बॉन्ड लेंथ, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। यदि किसी कार्बन की चेन पर, यदि Cl लगा हुआ है, Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है? क्लोरीन होता है। क्लोरीन की पावर क्या होती है? एक्स इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की ज़्यादा होती है। तो इसके इलेक्ट्रॉन जो इन दोनों के बीच में होने चाहिए थे, यहाँ पे कहीं पे इन दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के ठीक बीच में होने चाहिए थे, कार्बन और क्लोरीन के बीच में, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये क्या करता है? अपनी ओर को खींचता है इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को, और ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा क्लोरीन की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। इससे इनकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है? थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है और बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड पॉइंट, एस कैरेक्टर का परसेंटेज क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन में हमने पढ़ा था कि एस और पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि इसमें एस करेक्टर का क्या इफेक्ट पड़ता है। एस करेक्टर इन हाइब्रिडाइजेशन, अगर हाइब्रिडाइजेशन में एस करेक्टर बढ़ रहा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एस करेक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन बॉन्ड लेंथ, यानी कि बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो एस करेक्टर कम होगा, एस करेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। अब हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं, हमने देखा था कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, इसके लिए हम आगे एक टेबल भी देखेंगे। sp3 में हमें पता है सभी बॉन्ड क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं, लेकिन इसके साथ में क्या होता है कि जो sp3 में s का कैरेक्टर कितना रह जाता है? यहाँ पे p 3 पार्ट में है और s 1 पार्ट में है, यानी कि यहाँ पे 25% और 75%, यानी s करेक्टर कम होता है अपेक्षाकृत किसका? sp में देख लो, sp में 50% p का होता है, p और s का 50% होता है, यानी यहाँ पे वो s करेक्टर कम है तो इसके लिए इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब इसी के लिए p करेक्टर देख लेते हैं। यदि p करेक्टर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ भी उसकी बढ़ती है, ये इफेक्ट होता है यहाँ पे। आइए अब हम इस टेबल की हेल्प से देखेंगे कि s करेक्टर और p करेक्टर का बॉन्ड लेंथ पे कितना इफेक्ट पड़ता है। देखिए कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है sp3, sp2 और sp। sp3 में s करेक्टर 25% होता है, p करेक्टर 75% होता है, सी बॉन्ड की जो लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रम होती है, सी एच बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.11 एंगस्ट्रम। sp2 में हम देखते हैं एस करेक्टर 33.3%, पी करेक्टर 66.7%, सी सिंगल बॉन्ड की लेंथ जो होती है बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रम, सी एच बॉन्ड लेंथ जो होती है 1.10 एंगस्ट्रम। पहले हम इन दोनों में कंपेयर करते हैं। एस करेक्टर 25% तो है 1.54 एंगस्ट्रम, यहाँ पे एस करेक्टर इंक्रीज करा 33.3%,
तो सी सी बॉन्ड लेंथ कितना डिक्रीज हुआ, 1.34% पे आ गया। यानी कि अगर यहाँ पे एस करेक्टर इंक्रीज हुआ तो सी सी बॉन्ड लेंथ कम हुई। ऐसे यहाँ पे को सी एच बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ भी 0.11 से 0.10 हो गई है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो पी करेक्टर है, पी करेक्टर 75% था तो 1.54 एंगस्ट्रम था। 66.7 यानी कम हो गया तो यहाँ पे 1.34 एंगस्ट्रम पे आ गया। यानी कि पी करेक्टर अगर डिक्रीज हुआ तो सी सी बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ या सी एच बॉन्ड लेंथ कम हो गई, डिक्रीज हुई, और एस करेक्टर के बढ़ने पे सी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हुई। ऐसे ही एस पी करेक्टर पे हम, एस पी हाइब्रिडाइजेशन पे हम देखते हैं एस करेक्टर 50% होता है, पी करेक्टर भी 50% होता है। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ 1.20 एंगस्ट्रम और सी एच बॉन्ड लेंथ जो होती है 1.08 एंगस्ट्रम। अब तीनों में अगर हम देखें 25, 33.3, 50%, यानी परसेंटेज एस करेक्टर का बढ़ रहा है, तो सी सी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है और सी एच बॉन्ड लेंथ भी डिक्रीज हो रही है। पी करेक्टर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो सी एच ये जो बॉन्ड लेंथ है ये भी क्या हो रही है, कम होते हुए जा रही है। पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एस के एस करेक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम देखते हैं बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। दो बॉन्ड के बीच का एंगल क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है। एस करेक्टर अगर इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज करेगा, एस करेक्टर डिक्रीज होगा तो बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज होगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एच जैसे कि हमें देखेंगे यहाँ पे एस करेक्टर अगर 25% है तो उसकी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। sp2 है, यहाँ पे एस करेक्टर बढ़ गया है 33.3%, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज करा 120 डिग्री। एस पी में हाइब्रिडाइजेशन में हम देखते हैं एस करेक्टर 50% होता है, यानी एस करेक्टर इंक्रीज हो गया है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री जो होता है ये भी क्या होता है, इंक्रीज होता जा रहा है। अब हम आगे देखेंगे बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। देखिए बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगभग सेम होते हैं, लेकिन दोनों का काम क्या है कि बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगती है वही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है। यानी कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, किसी बॉन्ड के ब्रेक होने में जितनी एनर्जी लगती है, रिक्वायर होती है, वो होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लेकिन हम यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी पढ़ रहे हैं। बॉन्ड एनर्जी होती है कि किसी बॉन्ड के 1 मोल को, किसी बॉन्ड के 1 मोल को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है वो बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। तो देखो हायर द एस करेक्टर इन हाइब्रिडाइजेशन, अगर हाइब्रिडाइजेशन में एस करेक्टर बढ़ता है तो हायर द बॉन्ड एनर्जी, उतनी ही ज़्यादा क्या होती है, उसकी बॉन्ड एनर्जी बढ़ती है। एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा क्यों होता है देख लेते हैं। यहाँ पे हमने sp3 देखा, यहाँ पे जो कार्बन होता है sp3 में, वो सभी कार्बन के जितने भी बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे, सब सिंगल बॉन्डेड होंगे। इसी प्रकार sp2 में जो कार्बन होता है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, और sp हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, डबल बॉन्ड को तोड़ने में थोड़ा कम चाहिए होगी इससे, और सिंगल बॉन्ड को तोड़ने में और कम चाहिए होगी। यानी कि एस करेक्टर बढ़ रहा है, देखो 25, 33.3%, 50%, एस करेक्टर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी यहाँ पे बढ़े हुए हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी बढ़ रहे हैं तो बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होते जाएगी। अब हम देखेंगे यहाँ पे जो एस करेक्टर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एनर्जी के होता है। बॉन्ड इसमें ऑर्डर हम देख लेते हैं। ऑर्डर देखने के लिए हमें एस पी की सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है, यानी कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी। sp2 इसमें डबल बॉन्ड होता है तो इसलिए ट्रिपल बॉन्ड के बाद इसका नंबर होगा, उसके बाद sp3। इसका ऑर्डर क्या होता है, sp2 और sp3, इस तरीके से इसका एक ऑर्डर चलता है। थैंक यू।